वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की लेक्चर सीरीज जो है हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे चैनल पे। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज ये वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूं मैं। और आज इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें बताया गया है कुछ इंटरप्रिटेशन वर्ड्स बताए गए हैं, कुछ जिनको इंटरप्रेट किया गया है सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। और जो नेक्स्ट टर्म आज हम इंटरप्रेट करने वाले हैं वो टर्म है आपकी एक्शनेबल क्लेम, यानी कि अनियोज्य दावा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो है, तो कोई भी देख सकता है। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में नहीं होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट उठा सके, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक्शनेबल क्लेम, ये एक्शनेबल क्लेम टर्म जो यहाँ डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, एक्चुअली में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, चाहे आपका प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों लेवल पे यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है फ्रेम होना ही होना है। तो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है वो यही होने वाला है। तो एक्शनेबल क्लेम के ऊपर एक अलग से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर भी दिया गया है, चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। इसलिए एक्शनेबल क्लेम को समझना बहुत जरूरी है। तो एक्शनेबल क्लेम क्या कहा गया है, तो एक बार हम बैरेक्ट में जो बैरेक्ट की लैंग्वेज दी है एक्शनेबल क्लेम की वो हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग भी अपना अपना बैरेक्ट साथ में ले लीजिए, मैंने भी अपना बैरेक्ट ले लिया है। पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी or to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive of the claimant, which the civil code recognizes as affording ground for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing or conditional or contingent। एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे। अनियोज्य दावे से स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण का या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है फायदाप्रद हित का ऐसा दावा भी प्रेत है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए अधिकार प्रदान करने वाला मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या फायदाप्रद हित वर्तमान हो, प्रोद्भावमान हो, सशर्त हो या समाश्रित हो। तो ये तो हो गई आपकी बैरेक्ट की लैंग्वेज। अब देखिए, जब हमने पढ़ा इसमें तो इसमें दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि ये क्या है, डेट है, ऋण है एक टाइप का। एक्शनेबल क्लेम किसके लिए होता है, डेट के लिए, ऋण के लिए। लेकिन ये जो डेट, ये जो ऋण है, ये कैसा नहीं होना चाहिए, ये सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार से प्रतिभूत नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा कि हम जब किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, तो बदले में हम उसको कोई चीज दे देते हैं कि भाई मुझे 100 रुपए दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी ये घड़ी दे रहा हूं। तो ये जो आपने उधार लिया या ऋण लिया या लोन लिया या डेट लिया कि 100 रुपए दे दो, घड़ी रख लो, तो ये तो हो गया सिक्योर्ड। आपने ये जो उधार लिया, ये जो ऋण लिया, ये आपने क्या कर दिया, प्रतिभूत कर दिया कि मैं तुमसे 100 रुपए ले रहा हूं लेकिन बदले में अपनी घड़ी ले रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसके 100 रुपए नहीं भी लौटाओगे तो सामने वाले के पास आपकी घड़ी तो है ही। तो ये तो हो गया सिक्योर्ड। तो ये घड़ी का एग्जाम्पल कैसा हो गया, जंगम संपत्ति का। आपने जो ऋण लिया वो कैसा दिया, जंगम संपत्ति देकर लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर दिया, जिसको इंग्लिश में हाइपोथिकेशन या प्लेज में कहा जाता है, हिंदी में आडमान या गिरवी द्वारा। जब भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति को हम गिरवी या
क्या नाम से आडमान देकर के कोई लोन लेते तो उसको गिरवी या आडमान कहा जाता है। इंग्लिश में हाइपोथिकेशन और प्लेज कहा जाता है। जब भी आप कोई लोन या कोई डेट कैसा लेते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को दे करके लेते हैं। अब वहीं अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दें कि मुझे 20,000 रुपए या 50,000 रुपए किसी व्यक्ति से लोन चाहिए और बदले में हमने अपना घर उसको क्या कर दिया, दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा डेट है जो आपने मूवेबल प्रॉपर्टी द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी द्वारा आपने क्या कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया। तो इसको कहा जाता है बंधक। हिंदी में कहा जाता है बंधक, इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्टगेज। तो जब कभी हमने कोई ऋण या कोई लोन या कोई डेट कैसा लिया है, हमने पैसे लिए हैं, हमने कोई लोन लिया है अपनी स्थावर संपत्ति, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास दे करके, तो वो मॉर्टगेज बाय डेट बाय मॉर्टगेज कहलाता है। हमने अपनी संपत्ति को बंधक रख के ऋण लिया है। तो यहाँ पर यही कहा गया है डेफिनेशन में कि ऐसा ऋण जो आप बंधक रख के लेते हैं, मॉर्टगेज करके लेते हैं, या आप प्लेज हाइपोथिकेशन गिरवी रख कर लेते हैं, वो डेट, वो ऋण जो है एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आता है। उनसे भिन्न, अदर देन वर्ड यूज किया गया, तो फिर कौन सा डेट आता है? तो एक्शनेबल क्लेम जो डेट होता है वो होता है अनसिक्योर्ड डेट के लिए। अनसिक्योर्ड मनी डेट, ऐसा धन, ऐसा पैसा, ऐसी कोई इंटरेस्ट जो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड डेट। ठीक है, तो यहां पर क्या कवर होता है एक्शनेबल क्लेम में? ऐसा ऋण जो अनसिक्योर्ड है, जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझें, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से लोन लिया प्रोनोट लिख करके, एक छोटा सा नोट बना दिया कि भाई, नोट बना दिया कि ठीक है मैंने राम को 2,000 रुपए उधार दिए, राम ने श्याम से 2,000 रुपए उधार दिए एक प्रोनोट लिखकर। तो प्रोनोट जो होता है वो अनसिक्योर्ड डेब्ट कहलाएगा, क्योंकि प्रोनोट कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, प्रोनोट जो होता है वो सिक्योरिटी नहीं होती। हिंदी में प्रोनोट क्या बोलते हैं? प्रोनोट मीन्स कोई भी पर्ची पर लिख लिया उसको प्रोनोट बोलते हैं, कि एक किसी भी कागज पे लिख लिया प्रोनोट, तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ऐसे तो आप क्या प्रूफ करेंगे कोर्ट में? कोई भी किसी के भी लिए लिख दे कि मैंने श्याम को 2,000 रुपए दिए, तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं मानी जाती। तो ऐसा ऋण, जैसे प्रोनोट लेकर के लिख लिया कि भैया मैंने 1,000 रुपए शाम को दिए, तो क्या है, प्रोनोट द्वारा दिया गया जो धन है वो ऋण नहीं, मतलब सिक्योर्ड ऋण नहीं है, सिक्योर्ड डेट नहीं है। तो ऐसे डेट जो सिक्योर्ड नहीं है, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी द्वारा ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी द्वारा, वो सारे डेट क्या कहलाते हैं? एक्शनेबल क्लेम। उनके लिए आप कोर्ट में जो है एक्शन ले सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम को अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझे तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसे क्लेम, ऐसे दावे जिनके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेने का आपके पास जिनके लिए अधिकार है, वो क्लेम कहलाते हैं एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका क्या? अनसिक्योर्ड डेब्ट, अनसिक्योर्ड डेब्ट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है कि यहां पर हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं लोन। हमने लोन लिया, लोन लिया, तो अनसिक्योर्ड डेट जो है वहां पे सिर्फ लोन नहीं आता है, डेब्ट में सिर्फ लोन इंक्लूड नहीं है, डेब्ट के अंदर ऑब्लिगेशन भी आती है। अनसिक्योर्ड डेब्ट में हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अनसिक्योर्ड डेब्ट। तो डेब्ट के अंदर लोन तो है ही, लोन के साथ साथ इसमें एक और चीज क्या है? ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या? रेंट देने की बाध्यता, मेंटेनेंस देने की बाध्यता, सैलरी देने की बाध्यता। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हमें उसको सैलरी देना है, ठीक है, तो जो सैलरी होती है, जब सैलरी ड्यू हो जाएगी, तो ये सैलरी जो ड्यू हो गई, तो ये कैसा है, ये अमाउंट कैसा है? ये है अनसिक्योर्ड ऑब्लिगेशन है। तो अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट के अंदर सिर्फ लोन नहीं आता, ऑब्लिगेशन भी आता है कि भैया किसी की व्यक्ति को जो हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, हर 5 तारीख को हम उसका जो है सैलरी देते हैं, तो 5 तारीख जैसे ही आ गई तो वो ड्यू हो गया, उसका पेमेंट, उसकी सैलरी जो है देना है हमें, वो ड्यू हो गई। अब अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या वो एम्प्लॉय कहाँ जाएगा कोर्ट में, किस सेक्शन के अंतर्गत जाएगा? तो वो एक्शनेबल क्लेम करेगा। तो सैलरी लेने का अधिकार किसी व्यक्ति का क्या है? एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि वो लेने का वो अधिकारी है। ठीक है, अनसिक्योर्ड डेब्ट है उसका। मेंटेनेंस अलाउंस,
कोर्ट में तय होते हैं मेंटेनेंस अलाउंस कि भैया इतना मेंटेनेंस देना है, तो जब उनकी ड्यू डेट आ जाती है तो वो व्यक्ति अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो जो विक्टिम है वो कहाँ आ जाएगा, वो एक्शनेबल क्लेम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट सिर्फ लोन नहीं ऑब्लिगेशन भी कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एग्जिस्टिंग डेब्ट हो सकता है, एक्रूइंग डेब्ट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है और कॉन्टिंजेंट हो सकता है। लास्ट में सेक्शन बेयर की लास्ट में क्या लिखा है, 4 टाइप से हो सकते हैं ये डेब्ट, है ना। अभी प्रोद्भावमान हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, कंडीशनल समाश्रित हो सकते हैं और हिंदी वर्ड्स भी आप लोग बैक में देखिएगा। तो क्या है भाई, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जिस्टिंग डेब्ट की, प्रोद्भावमान। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेब्ट की बात करें अगर हम, वर्तमान सॉरी है ना, एग्जिस्टिंग को वर्तमान ऋण, वर्तमान ऋण यानी कि वर्तमान ऋण मतलब ऐसा ऋण जिसकी तारीख आ चुकी है, जो ड्यू हो चुका है, जिसको पेमेंट करना है, वो वर्तमान ऋण होता है। जैसे रेंट, जैसे भाई हर एक तारीख को रेंट लेते हैं, एक तारीख आ चुकी है, रेंट देना है, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग है। एक तारीख आ गई तो एग्जिस्टिंग है ये डेब्ट कि देना है। एक्रूइंग, हर महीने की 5 तारीख को रेंट देते हैं, हर महीने की 5 तारीख को सैलरी देते हैं। तो जैसे ही ये महीना लगा 1 तारीख से, तो 1 तारीख से 5 तारीख तक वो क्या है, एक्रूइंग डेब्ट है, प्रोद्भावमान है, आने वाला डेब्ट है। जैसे ही 5 तारीख आ जाएगी तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो वर्तमान जिसकी डेट आ चुकी है, प्रोद्भावमान यानी कि एक्रूइंग जो मतलब जो प्रोद्भावमान या एक्रूइंग मतलब जिसको ड्यू हो चुका है लेकिन फर्दर डेट पे, 5 तारीख, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 तारीख को सैलरी देते हैं, तो महीना लग गया यानी कि ड्यू हो गया, हमारे सैलरी ड्यू हो गई लेकिन मिलती 5 तारीख को, तो फर्दर डेट पे वो पे की जाएगी, तो इसको कहते हैं एक्रूइंग डेब्ट। फिर 2 टाइप की और इसमें बताए हैं, कंडीशनल और कॉन्टिंजेंट। कंडीशनल मीन्स कोई कंडीशन रख दी, आपने कह दिया अगर ए बी से शादी करेगा तो मैं इसको 1000 रुपए दूंगा, तो ये कंडीशन हो गई। अगर जब बी ए जो है बी से शादी कर लेगा तो ए को 1000 रुपए मिल जाएंगे, कंडीशनल हो गई ये। कंटिंजेंट, समाश्रित, किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर, ऐसी कोई शर्त किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर जब कोई बात रखी जाए तो उसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट या हिंदी में समाश्रित। और ये घटना कैसी होती है, अनसर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट जो अनसर्टेन होते हैं, जो होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। जैसे ए बी से कहे कि अगर पहला बच्चा तुम्हारा पुत्र होगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये होती है समाश्रित। ठीक है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं सारी चीजें। समाश्रित ये हो गई आपकी क्या, समाश्रित, कंडीशनल, कॉन्टिंजेंट। ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि भाई शादी के बाद पहला बच्चा पुत्री ही हो, पुत्री भी हो सकती है, तो ऐसी घटना है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी इनके लिए भी एक्शनेबल क्लेम होता है। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि अगर पहला बच्चा तुम्हारा पुत्र होगा तो मैं 1 लाख रुपए तुम्हारे पुत्र के नाम करूंगा या तुम्हें दे दूंगा, तो अब उसका पहला पुत्र हो गया और उसने पे नहीं किया, तो ये क्या है, एक्शनेबल क्लेम। क्यों एक्शनेबल क्लेम क्यों है, क्योंकि आपने बोला था, आपने वचन दिया था, लेकिन ये कोई सिक्योर्ड तो है नहीं ऐसे वचन, ये अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या है, एक टाइप के डेट है ये। तो कंडीशनल और कॉन्टिंजेंट भी हो सकते हैं। अब बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी इसमें जो एक्शनेबल क्लेम है वो क्या है, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट। दूसरा इसमें वर्ड यूज किया गया है बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति का बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में पोजेशन होना, किसी व्यक्ति का पोजेशन है, राइट टू पोजेशन। ठीक है, पोजेशन का अधिकार, राइट टू पोजेशन, राइट टू पोजेशन को बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट। यहां पे कहा गया अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमनेंट। ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में जो मूवेबल प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पोजेशन में नहीं है, यानी कि उसका पोजेशन का अधिकार है। जो व्यक्ति कह रहा है कि ये फलानी चीज जो है ये मेरे पोजेशन की है, लेकिन ये उसके पोजेशन में नहीं है। अब पोजेशन में नहीं है तो उसको अपने पोजेशन में लाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है एक्शनेबल क्लेम। लेकिन ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए,
मूवेबल प्रॉपर्टी में ये आपको ध्यान रखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी कि उसका राइट ऑफ पोजेशन है। अगर उसका राइट ऑफ पोजेशन है तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक्शनेबल क्लेम लाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए ने बी को कुछ बैग्स, सामान की कुछ आर्टिकल के बैग्स जो है सोल्ड कर दिए, 100 बैग ए ने बी को सोल्ड कर दिए, उससे पेमेंट ले ली। लेकिन अभी ये जो 100 बैग है वो ए के गोडाउन में ही पड़े हैं, तो बी ने चूंकि ए को पैसे दे दिए, ठीक है ना, ए सोल्ड सम आर्टिकल्स टू बी, और बी ने जो है क्या किया है, बी ने इसको जो है पैसे दे दिए हैं। तो अब ए का जो ये आइटम है, ये जो आर्टिकल है जो इसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो बी के पास इसका राइट ऑफ पोजेशन है। बी के पास क्या है, बी के पास राइट ऑफ पोजेशन है कि बी इससे कहेगा कि भैया हमने आपको पेमेंट कर दिया है, आपने जो माल हमें भेजा है, लेकिन वो माल अभी तक आपके गोडाउन में पड़ा है, तो इसके लिए बी क्या करेगा, इसके लिए बी एक्शनेबल क्लेम लाएगा। ठीक है, ये होता है एक्शनेबल क्लेम। तो जब भी किसी व्यक्ति के पास राइट ऑफ पोजेशन है और वो राइट ऑफ पोजेशन ऐसे व्यक्ति के पास, जिस चीज के बारे में उसका पोजेशन है वो पोजेशन ऐसे व्यक्ति के पास है किसी दूसरे के पास, तो वो उससे एक्शनेबल क्लेम के थ्रू अपने पास पोजेशन ले सकता है। ये भी क्या कहलाता है, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज है डेफिनेशन में आगे कि ये जो राइट ऑफ पोजेशन है, ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव तौर पे है ना, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव तौर पे जो पर्सन कह रहा है कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके पास नहीं होना चाहिए, किसी और के पास होना चाहिए। एक्चुअल पोजेशन तो आप समझते हैं, जैसे सपोज करिए इसी एग्जांपल में समझ लें, ए जो है अपना आर्टिकल बेच देता बी को, बी जो है पैसे दे देता और ए अपने गोडाउन से माल बी के पास पहुंच जाता। तो ये जो माल बी के पास पहुंचा देता तो बी के पास एक्चुअल उस माल का पोजेशन आ गया, तो बी ए से कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं करेगा क्योंकि आपके पास माल का एक्चुअल पोजेशन आ चुका है। अब बात करें कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के पास उस वस्तु का पोजेशन है लेकिन उसको अनभिज्ञता के कारण या किसी कारण से उसको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में मेरे पास है ये चीज, वो किसी भ्रम के कारण या किसी तथ्य की भूल के कारण जो है उसको नहीं मालूम कि मेरे ही पोजेशन में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है। सपोज करिए ए एक व्यक्ति है, आई थिंक आप लोगों को बोर्ड कवर हो रहा होगा। सपोज करिए ए एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ एलिफेंट है, इसके पास क्या है, कुछ हाथी है, और ए के ये जो हाथी है, ए के ये जो हाथी है ये एक लैंड में जाके ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एक लैंड में जाके ये हाथी ट्रैप हो जाते हैं और इस ए को ये नहीं पता कि ये जो एरिया है, ये जो लैंड है, ये इसी का है। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं उनके नाम कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में नहीं पता होता कि ये लैंड हमारे नाम, ये बाद में पता चलता है। तो ऐसा ही कुछ इस केस में था। ये एक केस लॉ है। ये एक व्यक्ति है जिसके कुछ हाथी हैं जो एक ऐसे लैंड में ट्रैप्ड हो जाते हैं जिस लैंड के फैक्ट के बारे में ए को नहीं पता कि ये उसके पोजेशन का ही लैंड है। और अब ये ए जो है इन एलिफेंट्स के लिए एक्शनेबल क्लेम अगर लाना चाहे तो ये लैंड के ये जो ए है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं ला सकता, क्योंकि ये जो ए है इसका इस पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। ठीक है, ये ए का क्या है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। उसको नहीं पता था कि ये उसका लैंड, अगर उसको ये पता होता कि ये लैंड उसका है और वही हाथी है, ट्रैप है, तो एक्चुअल पोजेशन में तो कोई सवाल ही नहीं उठता एक्शनेबल क्लेम का, क्योंकि उसको इस फैक्ट के बारे में ही नहीं पता कि ये जो लैंड है जिसमें उसके हाथी ट्रैप है वो उसी की लैंड है। तो ये एक टाइप से कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। जब वो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये तो मेरे ही पोजेशन में है, तो एक्शनेबल क्लेम क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये ही मेन पॉइंट्स हैं हमारी इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट के लिए, एक्शनेबल क्लेम होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है, आपसे एग्जाम में प्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
कुछ बारात वगैरह निकल रही है या कावड़ यात्रा निकल रही है आई थिंक, तो उसका थोड़ा शोर आ रहा है। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। आपसे प्री के एग्जाम में कुछ जो है ऑप्शंस आते हैं, आपको 4 ऑप्शन आएंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा जाएगा कि फॉलोइंग में से आप बताइए कि एक्शनेबल क्लेम कौन सा है, या नेगेटिव वे में पूछ लिया जाएगा, 1 गलत देंगे 3 सही देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से बताइए एक्शनेबल क्लेम किस पर नहीं हो सकता। तो ये जो लिस्ट है कि क्या एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आते हैं, क्या एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये लिस्ट आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, या फिर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्शनेबल क्लेम से प्री में आता ही आता है। कई बार हमें मेंस एग्जाम में भी केस क्लॉज के साथ इसको मेंशन करना होता है। और ये जो लिस्ट है ये मैं अपने ग्रुप में फोटो के जरिए डाल दूंगी। तो आप लोगों में से अगर पहली बार ये कोई चैनल देख रहा है या जिन्होंने अभी तक मेरे ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको तीनों ग्रुप की लिंक दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की और फेसबुक ग्रुप की। तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और ये जो एक टाइप से नोट्स कह सकते हैं आप इसको, तो जो भी लेक्चर में पढ़ाऊंगी उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो मैं डे बाय डे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके नेक्स्ट डे वो ग्रुप में आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और नोट्स का बेनिफिट उठाइए। तो ये जो लिस्ट है कौन से एक्शनेबल क्लेम है कौन से नहीं, इसकी ये जो लिस्ट है ये मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।